मुहिब्बान कराची, पाकिस्तानी आवाम की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहिब्बान कराची टॉक शो प्रोग्राम मेरा शहर सेकंड एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर शेख और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब तनवीर सईद साहब, सोहेल अहमद साहब और मोहम्मद सरवर अली साहब मौजूद हैं और इनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। आप सबों को बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ सर प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं जनाब तनवीर सईद साहब से जो है आज के प्रोग्राम की आगाज़ करूँगा और मेरा सवाल इनसे ये होगा कि सर कराची शहर में रोडों के जो सड़कों के हाल इस वक्त हैं कि अगर आप गाड़ी लेकर भी निकलते हैं या खुद पैदल भी चल रहे होते हैं तो बुरे हालात हो जाते हैं। गाड़ी के अलग होते हैं और इंसान के खुद अलग एक हालात बन जाते हैं क्योंकि वो निकलता बड़े अच्छे तरीके से घर से, लेकिन ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसका हुलिया बिल्कुल अजीब तर हो जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें रोड्स के लिए जो है फंड्स तो दिए जाते हैं, लेकिन ये एक मुतल्लिका महकमा जो है वो उनको बना नहीं पाता। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ में बटे हुए हैं। ज़ाहिर है कि जिस पार्टी का भी टाइम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का, वो पहले अपनी पार्टी फंड्स में उसको चीज़ों को निकालता है, उसके बाद उन रोडों की तरफ, गलियों की तरफ और गटरों की तरफ देखता है। तो इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत ख़राब है कराची शहर की के रोड्स और नाले और फुटपाथ वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा ऐसा लगता है कि अभी जो है ना शहर आज़ाद ही नहीं हुआ। यानी शहर जो है अभी यानी कि समझ लें अगवाकारों के हाथों में है और आज़ाद होना है। चूँकि जब जहाँ जिस गलियों में भी हम निकलते हैं, जिस रोड से भी निकलते हैं, हम कचरे का ढेर लगा होता है और रोड टूटे हुए होते हैं। उसमें ये देखें ना आप, जो गरीब बस्तियाँ हैं, गरीब आबादियाँ हैं, उसमें जो है वो ज़्यादातर रिक्शों और मोटरसाइकिल पे ही सफ़र किया जाता है। और उसमें ये देखा गया है कि मोटरसाइकिल अगर बिलफर्ज़ अगर कोई बेचारा लेता है, गलती से कोई नई मोटरसाइकिल ले लेता है, तो 2 महीने या 3 महीने में जो है उसके जो है पुर्ज़े निकल आते हैं इन रोडों की वजह से। और अगर रिक्शे में कोई सफ़र कर रहा हो, ख़वातीन सफ़र कर रही हों या दीगर लोग सफ़र कर रहे हों, तो उनका भी बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि इन रोड्स की वजह से जो है वो गाड़ियाँ आए दिन ख़राब होती हैं, पंचर हो जाती हैं गाड़ियाँ गाड़ियाँ और जो सवारियाँ हैं उसमें, वो भी मुतासिर होते हैं। उनको ज़ाहिर है कि दिमाग पे, ज़हन पे, सेहत पे मुतासिर होते हैं। और ये रोड्स जो हैं, उनकी सेहत पे मुतासिर होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब उसमें किसी भी सवारी में वो सवार होके जाते हैं, तो पूरी बॉडी हिलती है उसकी, पूरा निज़ाम उसका हिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ जो रोड्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिनके पास ज़िम्मा है, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो रोड पे टूट-फूट है और चीज़ें उनको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, जी। आप इनके ज़िम्मेदार किनको समझते हैं कि कराची के सिर्फ़ सड़क ही नहीं बहुत सारे जो है ना इस वक़्त कराची में मामला चल रहे हैं कि सड़क का मसला है, बिजली, पानी जैसे तमाम चीज़ों का मसला है, तो इसके हालात के जो ज़िम्मेदार है वो किसको आप समझते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे डिवाइड हुआ हुआ है सारा मामला ना। गलियाँ किसी के पास हैं, रोड्स किसी के पास है, ठीक है ना? यहाँ अगर हम यूनियन काउंसिल पे जाएँ या डीएमसीज़ के पास जाएँ, वो कहते हैं कि जी केएमसी के पास है, केएमसी के पास जाएँ तो कहते हैं डीएमसी के पास है, एमसी इसको सही करेगा। तो इस तरह से जो है ना एक-दूसरे के ऊपर टालते हैं और वो वक़्त को गुज़ारते हैं। वक़्त मतलब कराची शहर को सही करने के लिए कोई अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है, जी हाँ, आप बिल्कुल, ज़िम्मेदारी कोई नहीं ऑन लेना ऑन चाहते हैं। ऑन जी, नहीं कर रहा है इसमें मैं शहर। एक बात अर्ज़ करूँगा, आप अच्छा, कर लें पहले, फिर उसके बाद मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ यहीं पे, है ना, कि अच्छा आप कहें क्या कहना मैं चाहते ये हैं? कहना चाहता हूँ कि आप जब देखेंगे कि कभी कोई भी मिनिस्टर को आना होता है किसी भी एरिया में, तो उससे 1 हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले उस रोडों को चमका दिया जाता है, ठीक। ताकि वो आएँ और चेक करें कि भाई हाँ, सब चीज़ जो है ना बेहतर है, ऑल इज़ वेल का जो है ना रिपोर्ट वहाँ पे जाना चाहिए। कि इस चीज़ को हमेशा उनको यही सोचना चाहिए, जो इदारे काम कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये एक बंदा तो गुज़र रहा है यहाँ पे, कौन गुज़र रहा है? मिनिस्टर गुज़र रहा है, तो ये देखेगा रोड ठीक है। उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा अल्लाह भी मुझे देख रहा है। तो जो हुकूक लोगों के हैं उसको मुहैया करना उनकी उनकी ज़िम्मेदारी है, उसको करें। और चेक एंड बैलेंस जो जो भी मामलात हैं, इसमें चेक एंड बैलेंस का बड़ा फुकदान है। ठीक है सरवर भाई, मैं हाँ, आपकी तरफ आता हूँ अभी। उसको देख लें मैं सबसे पहले। हाँ, तनवीर सईद साहब से एक सवाल और करना चाहता हूँ सर। अभी बलदियाती निज़ाम का भी एक मसला चल रहा है। अच्छा, ये इलेक्शन जब जो कोई भी होते हैं, चाहे वो कौमी इलेक्शन हो या बलदियाती इलेक्शन हो, इसमें ये देखा जाता है कि जिस हल्के में या ज़्यादा जो है ना पसमानदगी का एरिया है वो उस जगह पे क्या किया जाता है कि वो जहाँ पे टूट फूट ज़्यादा है वहाँ पे रोड बना देते हैं या
वो गलियाँ जो है वो कचरे वाला आ जाता है, वो सफाई का निज़ाम चल पड़ता है। ये सिर्फ़ उस वक़्त तक ही होता है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो या कौमी इलेक्शन हो। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कोई गेम है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए? गेम तो देखिए हर चीज़ में यहाँ पे गेम ही गेम है। इस शहर को जो है वो समझ लें कि एक खेल बना दिया है। इस शहर के जो मामलात हैं और इंतज़ामात हैं, जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने खेल बना रखा है। अब देखिए इलेक्शन करीब आने पे जो है वो उस इलाके के वोट लेने के लिए रोड भी बना दिए जाते हैं, गटर पे ढकने भी ढक दिए जाते हैं, कचरे भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये सब जो है ना वोट लेने का जो एक बहाना होता है। उसके बाद नुमाइंदा जो है, जो इस इलाके के नुमाइंदे होते हैं, वो सिर्फ उसी दौरान 1.5-2 महीने में नज़र आते हैं। उससे पहले वो 10 महीने 11 महीने वो गायब होते हैं। लोग उनकी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जो है ना बहुत बुरा हाल है। तो इसमें ये चाहिए कि लोगों को अब सोच समझ के वोट देना चाहिए। लोगों को सोच समझ के जो है अपने वोट का हक अदा करना चाहिए। उन लोगों को लेकर आएँ जो वाक़ई में सीरियस हैं शहर से और जो काम करना चाहते हैं। अच्छा, रोड के ऊपर ही बात चली है नईम साहब, एक सवाल और आपसे मैं ये करूँगा कि सड़कें पहले बना दी जाती हैं, उसके कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि उसमें वो खुदाई हो रही है, फिर कोई पाइपलाइन डल रहा है या गैस पाइपलाइन या पानी का, ये मतलब निज़ाम एक अरसे से मैं देखता आ रहा हूँ। तो इसका अल्टीमेट कोई हल क्यों नहीं निकालते कि पहले जो मसला है उसको हल किया जाए, बाद में ये चीज़ें लगाई जाएँ? तो देखिए इस हवाले से आप जब क्या सारे कहेंगे? मसले हल हो जाएँगे तो फिर लोग जो है, जो सियासतदान हैं हमारे, वो किस चीज़ की सियासत करेंगे? भाई आज की जो सियासत है वो यही तो है ना कि रोड्स का इशू है, दूसरे इश्यूज़ हैं। अवाम के जब तक इशू होंगे, बरकरार रहेंगे, सियासत चलती रहेगी। अच्छा, ये इसी सवाल की वजाहत मैं सुहेल साहब से चाहूँगा। सुहेल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें साहब अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है सवाल का जवाब यूसुफ भाई हमारे दे रहे थे, और सरोज भाई ने भी बड़ी अच्छी उसमें गुफ्तगू की कि उसमें हमें खौफ खुदा और मुख्तलिफ चीज़ों की ऐसी बातें की जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दिल तो बहुत कुछ आ रहा था और बहुत सारी बातें ऐसी बड़ी ज़बरदस्त कि जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन मैं ज़रा बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। सही। एक इस इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो हार्मोनाइजेशन है वो किस तरह जा रही है, वो मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, आमतौर पर होना तो ये चाहिए, जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स, कमर्शियल बेनिफिट्स और नेशनल बेनिफिट्स, सही। ये सब एक ही दायरे में होनी चाहिए, ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा, लेकिन अलमिया ये है, इन सारी जो भी अभी हमने दो क्वेश्चन मेजर किए हैं, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रोड का मसला हो, या गली मोहल्लों का मसला हो, सड़कों का निज़ाम है, इसके अलावा जो है पानी या बिजली गैस, डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब समझना ये कि हमारी एजेंडा डिवाइड, ये जो बेनिफिट्स है ना, ये डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं, असल में होना चाहिए कि पब्लिक वो है जो आपर में है, हमारे बेनिफिट्स है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी को गुजारना है और वहाँ से कमाना है। सही। अच्छा, अब हम जो पब्लिक बेनिफिट वाले लोग हैं, पब्लिक का जो हमारा तबका है, वो असल में हम मजलूम शिकार हो गए इन दोनों बेनिफिट्स वालों के, सही। क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल बेनिफिट नहीं रहा। पॉलिटिकल बेनिफिट वाले अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, और जो कमर्शियल बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, कमर्शियल लोग कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और होना तो ये चाहिए कि मुल्क में जिस तरह वसाइल मौजूद हैं, उनका जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए हो। सही। यानी हम सबको सोचना चाहिए पब्लिक बेनिफिट्स के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम पब्लिक बेनिफिट्स के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे, चाहे वो हमारी डेवलपमेंट के मामलात हों, चाहे वो हमारी जो है वो प्रोग्रेस के मामलात हों, चाहे वो हमारी एम्प्लॉयमेंट का मसला हो, चाहे वो हमारी एजुकेशन का मसला हो। हर जगह जो एम्स या आप मकसद कहते हैं ना, वो दो जगह पे मकसद डिवाइड हो, या तो कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए की जा रही है। ठीक है। अब मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके ही जो है सबके वो रंग एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से अब मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना भी नहीं है, हर जगह लोग अच्छे भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये नहीं कि सारे के सारे लोग खराब होते हैं, लेकिन हम जो कि बात करते हैं, जब हम सैंपल्स उठा के बात करते हैं तो हम एवरेज देखते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अक्सरियत जो है वो इसी तरह के लोगों की है जो कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ये सारे काम कर रहे हैं।
अच्छा, कुछ अब इसमें एक दरमियान में एक तबका है कमर्शियल बेनिफिट्स का। मिसाल के तो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए तो चलो ठीक है, हमने फंड्स लिए, फंड रिलीज किए, उसमें से कुछ यूज़ किया, कुछ यूज़ नहीं किया, इस तरह के मामला हैं। लेकिन कुछ हमारे कमर्शियल लोग हैं, अब बीच में जो ठेकेदार हैं, बीच में जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, वो अपने कमर्शियल बेनिफिट्स में भी क्राइम कर रहे हैं कि मेरे 2 पैसे बचने तो बच जाएँ। सही है, मेरा ये निज़ाम में अगर ये काम सीवरेज पहले करके चला जाता हूँ, तो ज़ाहिर है कि फिर दोबारा उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से रोड बनेगा, एक प्रॉपर सिस्टम होगा। लेकिन उसको हम बाकायदा, हम कहते हैं ना कि हम प्लानिंग गलतियाँ जो है वो हम प्लान करके गलतियाँ करते हैं जानबूझकर। ठीक है, इसके पीछे हमारी कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि 3 बेनिफिट्स अलग अलग जगह टूटे हुए हैं। यानी कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए काम करने वाले लोग अलग हैं, कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए काम अलग हो रहा है, पब्लिक बेनिफिट्स के लिए कोई काम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और अगर कर रहे हैं तो उन पे उनका अपना मफाद है। वही मैंने आपसे अर्ज की ना, अब आप उठा के चाहे वो ग्रीन लाइन मनसूबा हो, चाहे आप सारी चीज़ें देख लें कि अब जो ग्रीन लाइन मनसूबे को कराची में कितना टाइम हो चुका है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है सिलसिला। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आवाम इस चीज़ को नहीं समझेगी तो क्या आने वाले 10 साल तक आवाम इसी तरह रहेंगे? सर देखिए, मैं आपको बताऊँ आवाम के साथ मसला क्या होता है। बहुत मैं आपको बड़ी एक खास बात बताने लगा हूँ, आप इसको ज़रा नोट कीजिएगा, और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि बगैर के तवज्जुह से लोगों तक भी ये बात जाए। आवाम भी ना सोती है असल में, आवाम नींद, एक आवाम की जो नींद होती है वो, लेकिन उससे बेदारी का खास सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अब जैसे आम, अगर आप छोटा सा अगर नॉर्मल आप सो रहे हैं तो आपको आगे कोई ना कोई हिलाएगा या तेज आवाज़ में कहेगा तो आप उठेंगे। अच्छा, आवाम उठती है हादसात से। सही। यानी अब हमारी आवाम इस कदर जो है वो सो चुकी है, और मतलब मादर के वो इस तरह की गफलत की नींद में सो चुकी है, जिसे हम कहते हैं बैठ कर नींद, गफलत की नींद। उसके लिए यकीनन हम आवाम अब किसी बड़े अलमिया का इंतजार कर रही है। मे भी शायद कभी आपके प्रोग्राम में या डिस्कशन आगे के हालात जो मेरी स्टैटिस्टिक्स या एनालिसिस है वो कुछ अच्छे नज़र नहीं आते मुझे। अच्छा, मतलब हम बड़े हादसा की तरफ जाएंगे ताकि फिर जाके आवाम जागेगी, फिर शायद कुछ हो तो हो। सही। अच्छा सुहेल भाई, मैं अच्छा, एक मिनट आगे में एक बात और बड़ी अच्छी थी, वो हमें एक बात भाई के तो जवाब में थी कि आवाम अपने वोट का राइट इस्तेमाल करें। सही वोटिंग, तो इसकी भी बात करना मैं समझता हूँ कि 1-2 लाइन में ज़रूरी है। सर वोटिंग के एतबार से जो तरीके आपने बात की, फिर मैं इमरान खान साहब हमारे जो मोहतरम सदर हैं उनसे पीएम साहब ने रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का वोटिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करवा रहे हैं उसमें सर एक ऑप्शन और रखें। वो रखें कि वो लोग जो तमाम सियासी पार्टीज़ का बाइकआउट करके और इलेक्शन नहीं चाहते, यानी अवामी बाइकआउट का भी ऑप्शन होना चाहिए। यानी जो वोट नहीं देना चाहते, जो कि मतलब नए लोग चाहते हैं या जो चाहते हैं कि सिस्टम हमें जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिस्टम, उनके लिए भी एक ऑप्शन होना चाहिए। क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी सवाल के साथ मैं तनवीर से हिसाब से चाहूँगा, एक सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक है और एक बेहतरीन तर्ज़े निगार भी हैं ये, और एक अपना एक वक्त लगा दिया इन्होंने सहाफ़त में। तो सर क्या आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि एक ऑप्शन होना चाहिए पब्लिक के लिए? देखिए मैं आपको बताऊँ कि इसमें इस वक्त जो है ना वो पोजीशन ये है कि जब इतनी महंगाई के बाद लोगों को जो है सिर्फ अपनी रोटी के चक्कर में लगा दिया है, तो वो कहाँ से किस के लिए आवाज़ उठाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो रोटी भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अभी वही पोजीशन उसी तरफ जा रहे हैं। सही, मैं वही बात कर रहा था जो आपने कहा रोटी भी मुश्किल, ये वही हादसात की तरफ की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी ये यानी समझ लें कि इस वक्त जो पोजीशन है शहर की वो ये है कि एक आदमी सुबह निकलता है और शाम में वापसी पे वो सोचता है कि मैं बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँगा। मतलब एक उसको मजदूरी भी नहीं मिलती, तो फिर वो मायूसी की शक्ल अख्तियार कर जाती है बात। और आपने देखा कि पिछले दिनों में क्या मामला हुए हैं, 1 महीने में 2 लोग जो है खुदकुशी कर चुके हैं, और यही वजह है कि महंगाई की वजह है, बेरोजगारी की वजह है कि वो इस तरह के और में। हालांकि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि एक एक शख्स को, एक एक डिपार्टमेंट को, लोगों को वो चेक करे, देखे कि आया कि हमारे यहाँ लोग किस परेशानी का शिकार हैं, आया कि किसी ने कुछ खाया भी है नहीं है, किसी घर में कोई अनाज है, कुछ खाना पीना भी है नहीं, ये सब इनके ऊपर इनकी गर्दनों पे है। क्योंकि इसमें मैं एक छोटी सी वो ये कर देता हूँ कि हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, उसमें रोल मॉडल है एक, अगर वो उन्होंने कहा कि अगर अपने जो उनके साथ थे मुलाजिम या खातिम थे उनके उनको उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे दौरे खिलाफत में एक बकरी का बच्चा भी अगर भूखा मर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस हवाले से उनसे उसे सवाल करेगा। तो अभी तो मतलब एक बड़ी तादाद है। देखिए ना, बात ये है कि रियासत क्यों जिम्मेदार है, एक बड़ा अच्छा सा सवाल है कि रियासत जिम्मेदार क्यों होती है। बड़े कॉमन सेंस की बात है, रियासत असल में
जो हमारी मशीनरी होती है, जो रियासत को चलाने वाली एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हम्म। उसके तमाम तरह खराजात, उसकी तमाम तर उसकी जो भी ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी रियासत पूरी करके देती है। रियासत पूरी करके ठीक है, तो देती रियासत जब पूरी करके देती है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, हम टैक्सेस की शक्ल में हर बंदा कौन कहता है हम टैक्स नहीं पे करते। सब पे सर करते हैं। हमारा एक गरीब से गरीब शख्स भी जो पहाड़ के ऊपर जिसका घर है, वो भी अगर नमक भी लेकर आता है तो उस पर सेल टैक्स देता है। बिल्कुल जी, टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हम रियासत को देते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि रियासत जो है वो बेसिकली उसको क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलानी चाहिए, लेकिन वो इस वक्त मालिक की तरह काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी तरह एक मसला शहर कराची का बड़ा है, और उसके साथ एक और मसला भी जुड़ गया है। सरवर भाई, आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि सबसे पहला मसला तो कराची में वो बिजली की लोड शेडिंग का है, प्लस बिल बहुत ज्यादा आते रहे इसमें। अब एक मसला ये आ गया है कराची के अंदर कि इसमें गैस की भी बंदिश हो रही है, तो आप जो है क्या कहना चाहेंगे इस मामला में? सबसे पहले तो मैं अभी बात कर रहा था, तो उस वक्त आप इस शो को जो है मेहरबानी कराची का शुक्रिया अदा करता, मैं मतलब बीच में बोलना शुरू कर दिया था, तो मैं ये चाह रहा था कि मेहरबानी कराची का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हमें अपनी बातों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। और सबसे पहले मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेरा शहर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ जो है मरदमशुमारी के मामलात की वजह से ही हो रही है। अगर आप फैक्ट फिगर सही नहीं बताएंगे, सपोज़ करें आपके घर में 10 लोग हैं और हम आपको खाना देते हैं सिर्फ 4 लोगों का, तो बाकी 6 लोग किस तरीके से जो है अपना गुजारा करेंगे? सही। तो आप मरदमशुमारी के पूरे मतलब आदाद व शुमार को सही तरीके से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के, अल्लाह को पे ईमान रखते हुए आप मरदमशुमारी करें, मेरा शहर बिल्कुल सेट हो जाएगा। जितने लोग आपके घर में, अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के हिसाब से आपको पानी मिलना चाहिए, 10 लोगों के हिसाब से आपको गैस मिलना चाहिए, 10 लोगों के हिसाब से आपको बिजली मिलना चाहिए। इन सारी बातों का जवाब इसी के अंदर है कि अगर आप मरदमशुमारी की चीज़ों को, बात ये कि हाँ, आपने दोबारा वही बात की है, लेकिन मैं ज़रा रियलिस्टिक होकर बात करता हूँ। और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम इस्लाम को रोल मॉडल बनाए और अल्लाह उसके रसूल का खौफ हमें बिल्कुल, बनाए, बिल्कुल। तो सारे मामला ही दुरुस्त हो सीधे जाएंगे। सीधे हो जाएगा। लेकिन तो ये असल में हम अगर यहाँ बैठ के सिर्फ ये एक सजेशन दें, तो ये सजेशन सब जानते हैं और बहुत अच्छी तरह लोगों को पता है। बात ये है, उसके लिए फिर इस्लामिक एक रियासत होनी चाहिए, इस्लामिक अब हम एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा जो है ना परेशानी की बात यह है कि हम ईमान की बात नहीं करते हैं। अगर ईमान की बात आ जाए, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान अगर होगा, आप सूदी निज़ाम को क्यों ख़त्म नहीं करते हैं? सबसे पहले सूदी निज़ाम को ख़त्म करें। जो ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है, उस निज़ाम को ख़त्म करें। आपके पाकिस्तान में, आपके शहर में बरक़ात आने शुरू हो जाएंगे। बात पॉजिटिव है, लेकिन हाँ। मैं आपकी बात की बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा कि जो चीज़ें बड़ी बातें हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर आप तारीख भी उठाएं और चीज़ों को भी देखें, तो अगर सिचुएशंस इस तरह की क्रिटिकल हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ों में फिर उसका मतबादिल दिए बगैर आप उसकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, यहाँ पे कहने का मकसद सिर्फ ये है। हाँ, डिस्कस करना चाहूँगा, मैं किसी का हिमायती नहीं हूँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूदी निज़ाम का कोई हिमायती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। लेकिन ये जिस तरीके से अभी सराहियत कर चुका है, ये बताएं कि किस तरह से आप फिर अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शंस करेंगे, किस तरह अपनी मेशर को नहीं, आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं, आप उसके लिए कोई मतवादिल निज़ाम भी तो देना, फिर मैं की बात करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता आप 1%, 2%, 3% करके आप कोशिश करें। ठीक और सही सब चाहते हैं, हाँ। लेकिन ठीक और सही करना कोई नहीं था। अच्छा सरवर भाई, 2% मैं कह रहा हूँ कि 1%, 2% कहीं ना कहीं चाहूंगा कि आप ठीक होना शुरू हो। कुछ वक्त पहले भी हमें हाँ। कहा गया था कि हम मैं आपकी हाँ। मैं आपकी दिलजोई हाँ। करूंगा, मैं हाँ। आपकी इस बात पे कोई तनकीद नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मतबादिल हमारी जो जिन महकमों को सोचना है, हमारी इकनॉमी के बारे में, जो इकनॉमिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनको बाकायदा तौर पे इसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। जिस कंट्री का, जिस कौम का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बुनियाद डाल दें। तो मैं कहता हूँ आज अगर हम सोचेंगे तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हम इससे निकल सकते हैं, आज सोचेंगे तब। अगर मैं सोचूंगा नहीं तो आगे हम इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा? आज सोचना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम फिर कुछ हम अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें, वो लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सऊदीया में भी आप देख लें सिस्टम है। ममालिक आप ऐसा बताएं, जो कोई एक इस्लामिक कंट्री बता दें जो मदीने की रियासत नहीं, जो बैंकिंग सिस्टम जो हम बनाना चाहते हैं, सही। मैं कहता हूं कि चेंजिंग के लिए कोशिश करें, अल्लाह ताला उसमें
अच्छा। आपको ज़रूर जो है ना मदद करेगा। इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद अच्छा, है। मैं तनवीर साहब के पास आ रहा हूँ, उनसे सवाल मेरे कि सर बैतुल मुक़द्दस जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और उसमें तकरीबन ईसाइयों का जो है वो 80% कब्ज़ा हो गया और अब सऊदी अरब में भी उनको जो है विजिट वीज़ा जो है वो वीज़ा इशू किया जा रहा है। इस सर हवाले से आप यही वो क्या हादसा देखते है हैं? जिसके बारे में थोड़ी देखिए, डिस्कशन इसमें भी मैं हो आपको रही है। बताऊं कि इसमें हम मुसलमानों की भी गलती है। मुसलमान जो है, आप तारीख उठा के देखें तो जो इसराइल है, इसराइल में मुसलमानों की हुकूमत थी, बिल्कुल, मुसलमानों की अक्सरियत थी। लेकिन क्या है कि उस दौर के जो वहाँ रहने वाले लोग थे ना, उन्होंने जिस यानी कि जो यहूदी लॉबी थी, उन्होंने यानी मुसलमानों ने जिस कीमत पे भी यानी ज़मीनें बेची, अपना घर बेचा, नहीं डबल डबल कीमतों पर यहूदियों ने, इन लोगों ने इसराइल में ख़रीद की वो जगह। इसलिए ख़रीदनी कि वहाँ पर उनको होल्ड चाहिए था अपना। सही। अब यही इसी टाइप की एक यहाँ पे भी वबा फैलने वाली है, कराची में भी, कि जिस तरह से वहाँ फैली थी। जैसे अच्छा, ये आपका ये तज्जिया है तनवीर सही भाई बिल्कुल सही चीज़ में जा रहे हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये तज्जिया है आपका इस चीज़ के ऊपर हादसे की जो बात की थी ना मैंने आपसे, सही। ये उसी हादसे की निशानदेही है जो तो हादसा आपको यहाँ बताया। पे एक मुल्क के लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बगैर किसी उसके रह रहे हैं, और वो उनके पास ना उनका बैंक अकाउंट है, ना वो तकिए के नीचे पैसे रखते हैं या बोरों में भर के रखते हैं। बिल्कुल। आप अगर वो उनको 50 लाख रुपए का घर 1 करोड़ में बताएंगे ना, तो 80 लाख में ले लेंगे आपसे। सही है। हालांकि उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए होगी। 50 लाख। तो बिल्कुल। यही वजह है, जैसे वहाँ पे एक साजिश हुई थी, इसी तरह से शहर में भी एक साजिश चल रही है। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। वो उसको अभी तकवीत नहीं मिली है, उसको तकवीत नहीं मिली, वो स्टार्ट हुई है। अब लेकिन इस बात के बाद शायद मुझे कहीं से फोन आ जाए, वो एक अलग नहीं भी हो बात सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जटिल बात है बात कर रहे लेकिन हैं। ये कि इसमें जो है ना, लोगों को सोचना चाहिए, मुल्क का सौदा नहीं करना चाहिए, शहर का सूबे का सौदा नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई पोजीशन हुई तो फिर ये है कि लोग निकलेंगे अपने घर से, घरों से निकलेंगे। ऐसा नहीं, हो रहा ऐसा तो है, नहीं मैं वक्त हो जाएगा कि बात सर के बहुत देर हो जाए, फिर पानी सर से ऊपर हो जाए, फिर जब लोग निकले। नहीं तो ये देखें, मुसलमान कौम है। यहाँ पे बात करने की वजह ही यही है कि लोग बावर हो जाएं, लोग यानी कि इदारे जो हैं काम करते हैं, हर किसी का अपना अपना काम है, आपका काम है, हमारा काम है। अगर अपने काम को हम सही तरीके से कर लें, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन ज़िम्मेदार जो है उसको सज़ा का जो मुस्तहिक, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई भी इदारा कोई भी मामलात को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से इलाके में ख़राबियाँ हो जाती हैं, तो उसको सज़ा मिल जाए, सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। नहीं, जस्टिस का मामला नहीं है यहाँ पे, हमारे यहाँ इदारे हैं ना, इदारे। अगर कोई केस चल रहा होता है वो सालों चल रहे होते हैं। आप देख लें, पुलिस महकमा है, ठीक है ना, वो कोशिश बहुत करती है, ऐसा नहीं है। इसमें मैं एक बात हाँ। आपको मैंने शुरू में मुबारकबाद देनी चाहिए थी मुल्तान कराची के इस प्लेटफॉर्म पे, जो मेरा शहर के नाम से प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये समझ लें कि मुल्तान कराची ने सबसे पहले कराची को ओन कर लिया है। तो ये आप लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ ये भी देखता हूँ कि आप लोग बड़ा पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, और अपना वीडियो सेल भी आपने बनाया है, और लोगों की मदद भी कर रहे हैं, चाहे वो रमज़ान हो या बकरीद हो या सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, आप लोग निकल पड़ते हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और आप लोगों की टीम को जो है बड़ा कर दे और वसी कर दे, और ये टीम जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करने जो है ममालिक में पहुँचे, जैसा कि और दूसरे NGOs पहुँचती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे मदद किया है। बाकी आप कंटिन्यू कह रहा था कि हमारी पुलिस काम कर रही है, मेहनत बहुत करती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हमारे रेंजर्स अफवाज काम कर रही है, इसको अप्रिशिएट भी करने की ज़रूरत है। जगह जगह पे लोग ज़्यादातर निगेटिव चीज़ें हमारी जो है ना पाकिस्तान में या हमारे शहर में दिखाते हैं। आपने जो बोला दोबारा बोले सर, क्योंकि वो ठीक है, दोबारा बोले जो बोला दोबारा बोले क्या बोले। मैं ये कहता हूँ कि हमारी पुलिस, रेंजर्स, अफवाज पाकिस्तान और जितने भी इदारे हैं जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उसको हमें दिखाने की भी ज़रूरत है, लोगों को बताने की भी ज़रूरत है, ताकि कोई भी बंदा अगर कोई काम करता है उसको अगर सिर्फ थपकी दे दें, आप थोड़ा सा शाबाशी कह दें, तो वो और ज़्यादा लगन से वो काम करता है। यहाँ पे एप्रिशिएशन जो है बिल्कुल मिलती नहीं है। अगर ये चीज़ हमारे पुलिस को जो है ना, लोगों को अवार्ड देना शुरू करें, सिस्टम बनाए, और लोग जो काम अच्छे कर रहे हैं उनको अवार्ड दें, और जो काम गलत कर रहे हैं वो खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाएंगे। वजह ये है कि हम लोग जब छोटे में पढ़ते थे मदरसे में या स्कूल में, तो उस्ताद जी जो है ना एक बच्चे को मारते थे तो सारे बच्चे सीधे लाइन में हो जाते थे और सही पढ़ने शुरू हो जाते थे। यहाँ पे यही है कि एक बच्चे को, अगर एक बंदे को अप्रिशिएट करते हैं आप,
तो सारे लोग जो है ना उस लाइन पे आ जाते हैं और काम अच्छा करना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को देखा आजकल सोशल मीडिया में है कि अच्छे काम करते हैं तो लोग सोशल मीडिया ही तक महदूद रहते हैं। मैं कहता हूँ कि नेशनल मीडिया पे भी इसको हाईलाइट होनी चाहिए, पूरी दुनिया में भी इसको बताना चाहिए कि अच्छा काम भी करते हैं लोग। यहाँ पे 10-10 लाख रुपए किसी के हाथ लग जाते हैं, 10-10 लाख रुपए लोगों को लग जाते हैं। मेरा शहर में ऐसे लोग हैं, वो वापस करते हैं। ऐसे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को भी दिखाना चाहिए। कुछ लोग दिखाते हैं लेकिन कुछ लोग दिखाते नहीं हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी को पानी पिलाना शुरू करें, 10 लोग पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। खाना खिलाना शुरू करें, 10 लोग खिलाना शुरू करते हैं। सिर्फ ट्रैक की ज़रूरत है, ट्रैक सही नहीं मिलते, कराना चाहिए। आपने हाँ, जैसे अपनी बात की मदद से कि मैं सुहेल साहब से ये सवाल करूँ सर, तालीम का निज़ाम जो इस वक्त कराची में चल रहा है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? तालीम दर हकीकत एक ज़रिया या तरीका है जिससे हम रिसोर्सेज को पॉलिश करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी रिसोर्स हमारी मैन पावर है। और किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी आप कह लें सिटी के लिए डेवलपमेंट में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पिलर है एजुकेशन। सही, ये तो है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसी के ज़रिए जो है वो नेशन में मुख्तलिफ स्किल्स जो होती हैं, मुख्तलिफ टैलेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्रोग्रेस करते हैं, ग्रो करते हैं तालीम के ज़रिए। और फिर उसके बाद वो डिफरेंट रिसोर्सेज की शक्ल में, डॉक्टर्स की शक्ल में, इंजीनियर्स की शक्ल में, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स की शक्ल में, आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की शक्ल में, ये आपके पास लोग आते हैं। सही। अब बात चूंकि अब शहर कराची की अगर हम करें तो कराची के हवाले से मैं माजरत चाहूँगा तमाम तर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स वाले लोग हैं, ये एसोसिएशन वालों से। मेरा मकसद किसी एक स्कूल पे तनकीद नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को चाहिए, मैं जो है अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक पाबंदी लगा दे कि स्कूल के बिजनेस से स्कूलिंग तक महदूद रहेंगे। स्कूल से अब कोई भी कॉपी नहीं बेचेगा, किताबें नहीं बेचेगा और यूनिफॉर्म नहीं बेचेगा। बल्कि मैं तो शायद मेरी एक बहुत ये बड़ी बात आपको ये बात ऐड करूंगा कि जितने भी स्कूल हैं वो फलाही इदारों के हवाले कर दें, मैं तो वो बहुत बेहतरीन अच्छा तरीके से है। उसको चला सकेंगे। अब जहाँ पे फीस 3,000 है या 5,000 है, वो फलाही इदारे 2,500 रुपये कर देंगे उसको, सही, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं लेते, प्रॉफिट नहीं करते उन चीज़ों का। तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत सिंध से और हुकूमत पाकिस्तान से जी। यही कहूँगा कि जितने भी स्कूल्स हैं वो NGOs के हवाले कर दें, जो ऑनेस्ट, जो ईमानदार NGO जो वाकई में काम कर रहे हैं फलाही इदारे, उनके हवाले कर दिए जाए तो बेहतरी आ सकती है। देखें, ये चीज़ जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना कर दे कि कम से कम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम करवा दे। देखिए, अच्छा, आप गवर्नमेंट ये ने बात यहाँ- करेंगे? यहाँ हाँ। बात कुछ नहीं है। हाँ। या तो ये है कि वो उन्हीं NGOs को जिम्मेदारी दे दें हाँ। कि इन स्कूलों पे चेक एंड बैलेंस ये- करने को कमेटियां बना दी जाएं उन डिस्ट्रिक्ट हाँ, वाइज। बिल्कुल जैसे कि डिफेंस का इलाका है, गुलशन का इलाका है, तो वहाँ एक कमेटी बना दी जाए, 4 रुकनी कमेटी बना दी जाए जो NGOs की। दूसरी बात बिल्कुल सही करनी बात है। चाहिए वो हकीकी तौर पे मुमकिन है जे के चेक एंड बैलेंस की, Check and लेकिन balance। अगर रियलिटी की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे स्कूल्स को उठा के हम एनजीओ को दे पाए इस वक्त। बट लेकिन मेरा कहना है मकसद जो था वो बड़े ब्रॉड वे में मैंने उस बात को कहने की कोशिश की थी कि असल में सिर्फ मकसद ये नहीं है, मकसद ये था कि तालीमी इदारों के भी मकासद हैं, तो तालीमी इदारों के जो मकासद उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। जब मकासद तब्दील होंगे तो तालीमी इदारों का माहौल तब्दील होगा, जब माहौल तब्दील होगा तो फिर वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा जहाँ बच्चे हमारे तरबियत पा सकेंगे और सही तालीम हासिल अभी आप कर देखें कि वजीर तालीम ने जो है वो एक ऐलान किया कि जी एक ही सब्जेक्ट तमाम स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। तो उसमें जो दूसरे जो स्कूल थे, दूसरे वाले हाँ। वो जो दूसरे वाले, अच्छा तो अच्छा, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, बड़ा वो किया कि जी हमारी बुक्स कहाँ जाएंगी सही। जब आप ये कच्ची आबादी वाले स्कूल के कोर्स पढ़ाएंगे हमें। हाँ। तो हम तो नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन देखिए कितना तजाद है हमारे। पब्लिशर्स हाँ। के साथ एक बहुत बड़ा मतलब डील है। सेटअप होता है, डीलिंग होती है। ये ये शायद सारे मेरा ख्याल है कि चलता कोई ढकी छुपी बात नहीं है, या मैं इसको कोई नया नहीं कर रहा। रणवीर शहीद भाई जो है वो भी देखिए इशारा इसी तरफ दे रहे हैं। डीलिंग उस वक्त होती है जब ढीलिंग होती है, जब अंदर जब इदारे ढील हो जाए ना बिल्कुल, यानी डल जाए बिल्कुल, सही कहा आपने। यानी हथियार डाल दें। भाई अपनी रिट तो कायम रखें ना। तादाद हमारे माशरे में सबसे ज्यादा है जिनको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। अच्छा, सवाल मेरा एक दूसरा है, मैं थोड़ा सा बलदियाती जो अभी नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है इसके हवाले से मैं तनवीर सईद साहब से वजाहत करूंगा, और इनमें आप लोगों की भी मैं वजाहत चाहूँगा। सर, ये जो अभी नया ऑर्डिनेंस बनाया गया और इसको पास भी करवा लिया गया है बलदियात के, इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए इससे पहले भी इंटरव्यू में बात की थी कि निज़ाम पास तो हो गया, वो मेरे सामने ही, मैं एजुकेशन असम्बली भी करता हूँ और मेरे सामने शोर शराबे की नज़र हो गया, वो करके वो पास कर लिया गया, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत उनकी है और यह इसी तरह से होता है, किसी की होती है होगी हुकूमत, उसी तरह से शोर शराबे में बिल पास हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि उस बिल में थोड़ा सा जो है ना वो मसला है, और उसके सिलसिले में जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो कोर्ट भी गई हैं
और जैसे कि अभी सीएम साहब ने भी ये कहा था कि अगर बिल में कोई तरमीम चाहते हैं, कोई पार्टी तरमीम चाहती है तो आके बैठे, हम मुज़ाकरात बातचीत करने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि भाई आप एक मुज़ाकरात का एक जो जरिया होता है वो बैठ के बात करने का होता है, लोगों को ना कि तो यही शादियों में होता है। बिल फाड़ देना और शोर शराबा करना। तो ये पॉजिटिव बात है सीएम साहब की कि ये होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें जो है तरमीमी बिल के हवाले से जो है ना एक उसमें एजेंडा उन्होंने बनाया है और जिसको अभी अनाउंस भी करेंगे कि क्या क्या तरमीम की गई है। जो बिल असम्बली में पास हुआ था उसकी तरमीम क्या हुई है वो अभी अनाउंस होगा। कि दीगर जो दूसरी जो पहली जो पार्टियां उस चीज़ को संभालती रही हैं शहर को, उन्होंने भी तो कुछ कम नहीं किया ना। देखें, सही। उन्होंने भी जो है वो वही मसाइल का गढ़ 50% कर दिया, 50% नहीं किया, इस तरह से। तो कोताहियाँ और कमी तो सब में रही हैं, जो कुछ पार्टियाँ लोग गई हैं। ठीक है, सुहेल साहब आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? निहायत ही अच्छा इकदाम है कि और एक डेमोक्रेटिक पार्टी या डेमोक्रेटिक कंट्री की जब हम बात करते हैं या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो यकीनन हमारी सबको में गुंजाइश होनी चाहिए और हमें जो भी सामने वाले अपोजिशन ही क्यों ना हो उसका भी नुक्ता नज़र सामने रखना चाहिए, क्योंकि मशवरों से और एक दूसरे के साथ डिस्कशन से और कह लें कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं तो वो सबके बेनिफिट्स के लिए और एक बड़ा अच्छा कदम है। बिल्कुल सही कहा कि उसमें जो बिल गुजरा था नज़रों से उस हवाले से भी यही था कि वो यकीन मुस्तरद होना था कि उसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात बनते हैं जो कि पब्लिक बेनिफिट्स के लिए भी बनते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ पॉलिटिकल के लिए नहीं। तो लेकिन ये अच्छा सीएम साहब का एक कदम है कि उन्होंने उसको जो है उसमें स्पेस रखी है और उसको उसमें तरमीमी गुंजाइश को जो है सामने रखते हुए एक्सेप्ट किया, वेलकम किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नहायत ही अच्छी, ज़ाहिर है कि जो लोग ऑलरेडी इस बिल को में तरमीम चाहते हैं तो उन्होंने इसमें तरमीम के एतबार से अच्छी शिकों का इंतखाब किया होगा और जो एग्जैक्ट मसाइल होंगे और जो सही मायने में चीज़ें उसमें रिजेक्टेबल थी उन पर वर्कआउट हुआ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, एक अच्छा बिल जो है वो हमारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है सर, सरवर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन दोनों ने जो बातें की हैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम साहब ने जब इसको होल्ड कराया है और इस पर इम्प्लीमेंट करा रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से जो मामला देखें ख़राब है पूरे हमारे शहर में या पूरे पाकिस्तान में तो उसमें फ़ौरन इंटरप्ट करके उसको सेट करें ताकि आप समझ लें कि पेश रफ्त बेहतरी होगा। आ सकती है, लोगों को फायदा पहुंच जाता है। अच्छा, मेरा सवाल आप तीनों से है, जो मेरे तीनों मौजूद गेस्ट हैं यहाँ पर। सवाल मेरे ये कि सर बिल में ऑर्डिनेंस हो रहा है, तरमीम हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा रहा है, ये काफ़ी अरसे से एक वक्त में देखता आ रहा हूँ, लेकिन आवाम की बेहतरी के लिए कब ये मसला हल किया जाएगा, कब आवाम को इस चीज़ से खुशहाली मिलेगी? तनवीर सिंह साहब, मैं पहले आपसे चाहूँगा इसकी वजाहत। देखें, इनकी कोशिश तो है कि कुछ बेहतरी की जाए, लेकिन वही सियासी दंगल मचा हुआ है, सियासी सूरत हाल है। मुख्तलिफ पार्टियाँ वो चाहती हैं कि हमारा मेयर आ जाए, वो चाहते हैं हमारा आ जाए। कोई ये चाहता है कि असम्बली डिज़ॉल्व होकर गवर्नर राज आ जाए, कोई ये चाहता है कि जी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, वज़ीर आज़म को हटाया जाए। तो इस तरह की हम समझ में, लेकिन क्या है, कराची को जो है इस वक्त दंगल बना दिया गया है। यानी जिस तरह से वो होता है ना कि सारे सूबों से पहलवान इकट्ठे होते हैं और वो वहाँ पे कुश्ती होती है उस शहर में, तो वो शहर कराची को उनको बना दिया और यहाँ पे वो दंगल कर रहे हैं। यानी ये समझ लें कि मतलब पॉजिटिव सोच किसी की भी नहीं है। सब लोग अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं और जिस दिन मफादात की जंग ख़त्म हो गई या उन्होंने अपने जहनों से निकाल दिया सियासी पार्टियों ने, तो मैं समझता हूँ कि ये शहर, ये सूबा, ये पाकिस्तान के तमाम सूबे और पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 मुल्कों में शामिल हो जाएगा। अच्छा सर, सुहेल साहब, मैं आपसे इसी जहाँ तनवीर सिंह साहब ने बात खत्म की, मैं इसी ऊपर आपकी वजाहत चाहूँगा कि क्या ये चीज़ ख़त्म हो सकती है? देखें आमिर साहब, तनवीर भाई ने तो बड़ी सच्ची और हकीकत पसंदाना जो है वो वजाहत इसकी कर दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची सिटी एक दंगल बन चुका है और दंगल में जो है बड़े बड़े पहलवान जो है मैं शायद नहीं, इन्होंने तो कह दिया कॉल्स का, तो हमें भी कॉल्स आ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के बहुत बड़ी बात करने लगा और चाहता हूँ ये लोगों तक पहुँचे। हमारी हो अब खुद आवाम है, सिर्फ ये सही है, क्योंकि जो दंगल, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ये उस सिर्फ जा रही है कि साक्षी की भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे और मुझे जो नज़र आता है ये आप मेरी बात से ख़िलाफ़ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी पॉलिटिकल रिसर्च है और जो मेरी हिस्टोरिक रिसर्च है और जो मतलब इस वक्त एनालिसिस है मेरे,
मौजूदा टाइम की सारी चीज़ों को देखते हुए और गुजरे हुए 20-25 सालों की पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की है उसको भी सामने रखते हुए, तो इस दंगल के अंदर अब कराची सिटी फिर मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कराची सिटी की हिफाजत फरमाए। लेकिन आगे जो टाइम आ रहा है या जो सूरत हाल जो नताइज नज़र आ रहे हैं, देखिए ना, ये मेरी पेशन गोई कोई ये नहीं है कि मैं कोई प्रेडिक्टर हूँ। मेरी पेशन गोई जो है वो हकाई की बुनियाद पर है। जो मुझे मसाइल नज़र आ रहे हैं इसमें मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ताकतों जो छोटी छोटी ताकतों की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हो गई कराची के अंदर, यानी कराची एक ट्राइब्स की शक्ल में जो होता हुआ मुझे नजर। देखिए मैं वो बात अपनी जगह कि वो उनके अच्छे काम की चीज़ें जो लोग अच्छे सारी काम कर रहे हैं अप्रिसिएशन अपनी जगह, सारी चीज़ अपनी जगह, लेकिन हम Appreciate इस करना प्रोग्राम से लोगों को अपने लोगों को वो बात बताना चाहते हैं जो हम सबको जिसमें इस्लाह की ज़रूरत है, तो फिर हकाइक पे इस्लाह हो सकती है। हकाइक तो ये कहते हैं कि अदम एतमाद का शिकार हम हो चुके तमाम चीज़ों से। इवन कि हम पॉलिटिकल बात भी सिर्फ ये कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि पॉलिटिकल कोई होप लगा रहे हैं तो उससे एक या दो कोई फ़ायदे अच्छे मिल जाए। मुकम्मल या एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ पब्लिक या एब्सोल्यूट फैसिलिटेट करने की बात करें पब्लिक की, तो हमें किसी पे एतमाद नहीं है, आवाम का किसी पे एतमाद नहीं है, ठीक है। और फिर जो सूरत हाल है वो ये नज़र आ रही है कि इससे बहुत जल्दी कोई बहुत अच्छी तब्दीलियाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता खराबियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं जो हकाइक कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कराची सिटी जो है वो एक डिज़ास्टर फेस करे। और फिर वही वाली मैंने बात की कि उसके बाद डिज़ास्टर फेस किए बगैर जो सोया हुआ शख्स है, जब तक वो नहीं जागेगा, अब वो उम्मीद भी वही सोया हुआ शख्स है, यकीन कीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, और उस हादसे के बगैर वो जागेगा। अच्छा, ये भी मैं आपको सरवर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कराची एक शहर है, इसमें आप जब नज़र डालेंगे तो ये एक दुबई की तरह है। ये लोग बाहर से नौकरी करने के लिए, बाहर से नहीं बोलूँगा मैं, अपने मुल्क से, दूसरे सूबे से, दूसरे शहर से लोग यहाँ पे नौकरियाँ करने के लिए आते हैं, घर बसाते हैं, रहते हैं, और यहाँ पे उनको बहुत इज़्ज़त से नवाजा जाता है, बहुत इज़्ज़त से उनको नौकरी दी जाती है, रखा जाता है, बड़े प्यार से सलूक किया जाता है, ठीक है ना। मैंने ये चीज़ देखा कि एक माँ का किरदार जो है ना कराची अदा कर रही है, अपने बच्चों को पाल के बड़े करके उनके घर में पैसे भेजना। मैं कहता हूँ कि जो आने वाले लोग हैं उनको कम से कम ये किरदार अदा करना चाहिए, जैसे अपने माँ के साथ किरदार अदा करते हैं कि माँ के पास आए तो माँ के लिए कम से कम उसका जोड़ा तो कम छोड़ के जाएँ, यहाँ पे एक माँ के लिए कुछ खाना तो छोड़ के जाएँ। माँ के लिए आते हैं, कमाते हैं, माँ का दुपट्टा और माँ का कपड़ा, यानी कि आप उसको छोड़ते नहीं है कि भाई कुछ ये अलग से पैसे दे के जाएँ कुछ माँ के लिए कि मैं यहाँ पे आया था अपनी माँ के पास, खाया रहा, छोड़ के चले जाते हैं बे यार मददगार। मैं कहता हूँ कि जब अपनी माँ के पास आए हो तो माँ का भी थोड़ा सा ख्याल कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं माँ के और भी बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि कराची से मंफी सोच रखने वालों को चाहिए कि वो मुहिबान कराची के प्लेटफॉर्म के बैनर तले आ जाएं, तो उनको जो है तमाम परेशानियां उनकी दूर हो सकती हैं और काम भी करें, और मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, मुबारकबाद और मज़ीद देना चाह रहा हूँ इस चीज़ की कि आपने बड़ा सोच समझ के मेरा शहर प्रोग्राम का नाम रखा। हालांकि इसका नाम हमारा शहर भी हो सकता था, लेकिन ये मेरा शहर इसलिए रखा कि हर आदमी अपने अपने तौर पे अपना हिस्सा डाले इस शहर की सलामती के लिए, इस चीज़ की तरक्की के लिए और इस नई आने वाली नस्ल के लिए अपना हिस्सा डाले। तो मेरा शहर का मकसद है कि आप हर आदमी इंडिपेंडेंट, मैं अलग ओन करूँ, आप अलग ओन करें, इसको इसी तरह से हर आदमी अपना अपना हिस्सा डाले, तो ये शहर बेहतरीन देखिए जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि गैरत वाले लोगों को खुद ही पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार कराची 70% रेवेन्यू देता है, मैं नहीं बोलूँगा, फैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सारे शहरों से ज़्यादा रेवेन्यू देता है। इसका उतना ख्याल करें जितना करने का हक है, ये चीज़ को देखना चाहिए। सरवर भाई आपकी बात है ना, मैं थोड़ा सा मजीद इसमें वजाहत करने की कोशिश करूँगा। असल में देखिए माइग्रेशंस का ट्रेंड जो है वो नेचुरल है, मतलब जहाँ भी सिटीज़ होंगे, जहाँ भी तिजारती मराकज़ होंगे, जहाँ सनती मराकज़ होंगे, जहाँ तालीमी मराकज़ होंगे, तो वहाँ पे माइग्रेशन होती हैं। लेकिन उसका दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि एक जिसको हम अर्बनाइजेशन भी कहते हैं, तो अर्बनाइजेशन के पीछे एक पूरी साइंस होती है जो हमारे यहाँ प्लान नहीं होती। सही। अब कहने का मकसद है कि दो चीज़ें की जाती हैं, एक तो ये देखा जाता है कि सिटी की गुंजाइश कितनी है। अब सिटी को तो देखें आपने बड़ी प्लानिंग से दूसरी प्लानिंग से लॉक कर दिया, सिटी को आपने इधर लॉक कर दिया। जब आप इधर बढ़ते हैं हैदराबाद वाली साइड पे देखें तो सुपर हाईवे से आ गया, वक्त कराची सिटी एक टाइम लॉक हो गया, मतलब कराची सिटी में एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। इधर से चले जाएँ तो किमाड़ी वाली साइड आपके पास है, इधर से आप चले जाएँ तो अगर आप यहाँ से चलते हैं तो बलूचिस्तान हब वाली साइड है। सिटी तो आप लॉक कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन अर्बनाइजेशन पे कंट्रोल नहीं कर रहे। नंबर एक, अर्बनाइजेशन नेचुरली होती है, लेकिन उसके लिए भी प्लान्स करती है रियासत। रियासत प्लान करके उसको क्या करती है, दो सूत्रों में, पहले तो ये देखती है कि सिटी की गुंजाइश कितनी है। अगर सिटी इतना फ्लैक्सिबल है कि उसको हम बढ़ाते चले जाए तो देयर इज नो इशू, आप उसी तरफ माइग्रेट करें। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि फिर हम ये कोशिश करते हैं कि जो देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, मैं आपसे फिर कहूंगा कि लेकिन फिर मसला आ जाएगा कि इसमें बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी मेरी बात, देही और शहरी तकसीम जो है, सर देही को शहर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सही है, मेरी बात को समझें। दूसरा अर्बनाइजेशन का तरीकेकार ये होता है कि जो इलाके होते हैं वहां पे डेवलपमेंट करके फिर उनको इस माइग्रेशन को कंट्रोल किया जाता है कि सिंगल सिटी बर्डनाइज ना, बिल्कुल ठीक है, सिंगल सिटी बर्डनाइज जो हो रहा है उसकी वजह फिर वही बात आ जाएगी कि हमारी माइग्रेशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, कंट्रोल तो दूर की बात है सर, डेलिबरेटली वोट बैंक्स के लिए और अपनी मैन पावर या आपके लिए डिफरेंट जो कह रहे ट्रूप्स हम बनाते हैं, चाहे वो गैंग वार ट्रूप्स हो, दूसरी चीजें हो, हम तो मकासद के लिए लोगों को यहाँ पर मतलब हिजरत करवा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, किसी नाम से वो अभी सेंसस पे कभी इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में मौका मिला, सेंसस पे हम बहुत डिटेल गुफ्तगू करेंगे। तनवीर सही साहब से ही चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह एक बेहतरीन तजर्बेकार हैं और बहुत तजुर्बा रखते हैं। सर सबसे बड़ा एक इशू आता है कि एक बिल्डिंग बनती है, फिर उसके बाद उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है, लोग उसमें रिहाइश पजीर भी हो जाते हैं। इसका क्या कोई सर क्या ये कोई बिल्डर माफिया है जो प्री प्लान ये काम करते हैं कि लोगों के पैसे को पहले हड़प कर जाना है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट उस चीज को देखती कि ये गैर कानूनी बना हुआ था और इसको गिरा दिया जाता है। इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? इसमें देखें अभी शायद आपका इशारा जो है नसरा टावर की तरफ, बिल्कुल इसी तरफ नसरा टावर के हवाले से मैं चलूँ कि बिल्डर अबू बकर साहब हैं उनके, और उन्होंने जो है ये बिल्डिंग बनाई, लेकिन ये कि कुछ हिस्सा उन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा लैंड में ले लिया था। सही, लेकिन ये कि जो एक्स्ट्रा लैंड है उसी को छोड़ा जाए ना यार, बिल्डिंग तोड़ने के ऑर्डर कर दिए गए। तो अच्छा, इसमें ये भी था कि सर उनके पास लीज पेपर थे, हाँ वो भी तमाम चीज थे, तो अगर इस चीज को फिर क्यों नहीं देखा गया? हाँ ये अब ये समझने की बात है क्या है कि इसके पीछे क्या मामले चाहते हैं कि लोगों को निकाल के और उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद एक और बिल्डिंग को भी तोड़ा गया, फिर तीसरी बिल्डिंग को तोड़ा गया, मजीद प्रोजेक्ट को जो है वो मौजूद अदालत की तरफ से जो है ये अहकाम के रोक दिए जाए। तो अब ये देखिए ना क्या मतलब किस तरफ जा रहा है विषय। अलादीन पार्क को आप देखें मिसमार करके ख़त्म कर दिया गया। चीज़ों को ट्रीटमेंट का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। मैं आता हूँ हमारी जो ट्रीटमेंट भी है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग इस वक्त नसरा टावर के हवाले से मतलब फेवर में जाकर बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्निकल एजेंडे पे कोई बात नहीं कर रहा है। टेक्निकल बात ये है लेकिन लॉ की लड़ाई लड़े। मैं आपसे फिर कहता हूँ भले आपके ग्रुप पे जस्टिस की जो भी सूरत हाल हो, लेकिन आप लॉ की लड़ाई लड़े। टेक्निकल नसरा टावर वाली बात ये कि जिस पर फाइट करने की जरूरत थी वो यही थी कि जो पोर्शन या जितना पीस, ठीक है, इलीगल प्रॉपर्टी के जिम्मे में आ रहा था, जिस पे कागज सिर्फ उस प्रॉपर्टी तक को रोका जाए और बाकी को कर दिया जाए प्रॉपर्टी। अच्छा एक ये तो दूसरी चीज एक और बताऊं, जस्टिस भी लेकिन यूनिफॉर्मिटी के साथ होना चाहिए। जस्टिस भी अगर सिर्फ ये होगा जालीदारी के साथ होगा तो यकीन करें उससे बड़ा इंजस्टिस दुनिया की कोई जो ऑर्डर आया है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मुतासरीन है उनको पहले पैसे दिए जाए, सही, उसके बाद उनको बेदखल किया जाए। यहाँ तो उल्टा हिसाब हुआ, पहले बेदखल किया गया सर, पैसे तो उनकी नस्लों को भी नहीं मिलेंगे सर। यही तो सूरत हाल है ना। और काफी लोगों की वो जमा पूंजी थी जिन्होंने पूरी जिंदगी भर की मेहनत लगाई। वो भाई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बददुआएं दे रहे थे। वो पीआईए की एम्प्लॉय थी, रिटायर्ड हो गई थी, और वो बेचारी सदमे से जो उनको अटैक हुआ और उनका काल कर गई। बिल्कुल इस तरह की पोजीशन है, लोग बीमार भी हैं, वहाँ के रहने वाले 44 खानदान मुतासर हुए। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा खुदारा इस पर जो है ना मैं लोगों को उन लोगों की दादरसी करें जो बेघर हो गए हैं। आप ये देखें ना, किसी के घर से किसी के सर से छत अगर निकल जाए तो क्या हाल होता है। देखिए इस प्रोग्राम के तहत जो है ना, मैं एक बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि कराची शहर को पार्क ख़त्म करके अलादीन पार्क को ख़त्म कर दिया गया, आपने देखा होगा, ठीक है ना। बेहतरीन चीज़ को आप यहाँ से ख़त्म करके इसको आप बिल्कुल ऐसा शहर बनाना चाह रहे हैं, आप समझिए कहत वाला, आप समझ लें कि इसको आप बनाना चाह रहे हैं थर, बिल्कुल थर बनाना चाह रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए और हमारे पाक फ़ौज को चाहिए और हमारे अदलिया को चाहिए कि जो इस चीज़ को बनाना चाह रहे हैं कि इस कराची को थर बना दें, उनको चाहिए कि उन लोगों को लगाम दें और कराची को आबाद करें, और जैसा कराची रोशनियों का शहर है इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। मैं ये कहूँगा कि पाक फ़ौज ऐसे तो नहीं आ सकती
क्योंकि नहीं। शहर में कोई जो है किरदार देखें, किरदार अदा करें, आने की ना आने की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, उसको जो है वो ये request ना देखें, कराने की। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि किरदार अदा करें। वो हमारे यानी कि मैं चाहता हूँ अदलिया से भी कि वो भी देखें, अदलिया में भी ऊपर के नीचे के लोग होते हैं, ठीक है ना, कुछ हाई रैंक के होते हैं, कुछ लो रैंक के होते हैं। भाई सीनियर लोगों को चाहिए कि उनको तंबी करें जो ये काम को देख रहे हैं, क्योंकि इंसाफ की बुनियाद पे अगर काम नहीं होगा तो फिर बगावत होगा। लास्ट क्वेश्चन आप तमाम मौजूद मेहमानों से है मेरा कि सर तमाम बातें अपनी जगह की, ये लोग अभी जो है बल्दियाती तरमीम होगी या ये होगा वो होगा, आवाम के मसाइल वही के वही हैं। और इस शहर के बिलखुसूस इस शहर के जो लोग हैं आज तक परेशान हाल हैं। कभी पेट्रोल का मसला है, कभी गैस का मसला, कभी बिजली का मसला। सर कौन आएगा, कौन वो लोग होंगे जो इसको हल कर सके? क्या आप तनवीर सिंह साहब पहले आप बताएंगे क्या हल निकल सकता है, कैसे हल निकालेंगे? इसमें जब देखें, जब कौमों में परेशानियां आती हैं ना, तो वो उनको चाहिए कि वो दीन के साथ जुड़ जाएं। सही। लेकिन जब हम दीन के साथ जुड़ जाएंगे हकीकत में दिल से, हर आदमी जो है ना ये फैसला करे, तहैया करे कि जो हमें इस मसाइल से निकाल सकता है वो हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, नमाज है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं। तो फिर हम इस चीज़ों से निकल, ये फिर हुक्मरान कुछ नहीं है उन चीज़ों के। सही, बिल्कुल। तो अगर हमने नमाज को पकड़ लिया, हमने अच्छे कामों को पकड़ लिया, अच्छे लोगों को पकड़ लिया, अच्छे लोगों के साथ जुड़ गए, बहुत अच्छी तो बात इंशाअल्लाह है। ताला सारे मसाइल हल जबरदस्त। होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ही सारे मसलों का हल जानता है, वही हल करने वाला है। ये तो हमारी सोचें हैं कि हम लोगों से तवक्कुआत रख लेते हैं, हालांकि तो तवक्कुआत तो उस रब से रखनी चाहिए जिसने हमें पैदा किया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही है तनवीर सही साहब ने। सुहेल सर मैं आपकी इसमें बताना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे या इसी जुमले में कुछ ऐड करना चाहेंगे? यकीनन जहाँ तक बात रहेगी यकीन की, तो यकीन कामिल जो है हमें अपने मज़हब पे होना चाहिए, हमारे रब पे होना चाहिए, रब के अहकामात की पैरवी। लेकिन असल बात है एक्शन। तो अब पैरवी के लिए मैं एक छोटी सी जो गुजारिश है अपनी कौम से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने लोगों से करूँगा कि खुदा रहा एटलीस्ट आप तो इंफरादियत की सोच से बाहर आए। कम से कम हम जो आम लोग हैं, हम सिर्फ इंफरादियत की सोच से बाहर आना शुरू कर दें, एक दूसरे के लिए, इज्तिमाई मकासद के लिए, इज्तिमाई जो फ़वाइद हैं उनके लिए, और बहुत छोटी छोटी सी एग्जांपल्स में उसमें हम काम कर सकते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि हम इतने रईस नहीं हैं, हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम अपने पूरे इलाके को ओन कर सकें, कम से कम लेकिन हम में से हर शख्स इतना ज़रूर होता है कि वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक पड़ोसी नहीं तो एक पड़ोसी की भी कोई एक ख़ास एक जिम्मेदारी उसको ओन कर सकता है। ठीक, तो इंफरादियत की सोच से जब हम निकलेंगे, यही कहना चाहूँगा कि अभी जितने भी यंग जनरेशन है वो जाहिर सी बात है, कोई अपने 2 बच्चे के बाप है, कोई 3 बच्चे के बाप हैं और वालिदा भी हैं। यानी कि पेरेंट्स को कहना चाह रहा हूँ कि अभी से अगर आप मेहनत करते हैं एक ऐसा पौधा को दरख्त बनाने के लिए, तो उसमें अपना किरदार अदा करें। उसमें यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितनी भी अभी नई जनरेशन है, इनको अपने बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 10-15 साल के बाद जब हम देखेंगे जो हमने पौधा लगाया था उसके ही हमें जो है ना फल, वो उसी दरख्त के फल हमने खाने हैं। तो अपने बच्चों को, अपने नस्लों को जो है ना अच्छी तरबियत की तरफ देखना है, क्योंकि आजकल हम जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि यानी कि अगर हम कहेंगे कि ये बाप अगर ऐसा है तो बच्चा कैसा होगा। तो हम यही चाहते हैं कि कोशिश करें कि बाप ही ठीक हो जाए तो बच्चा भी ठीक हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये काम करना है सबसे पहले कि अपने आप को संवारते रहना है, तो आपके आने वाली नस्लें ठीक होंगी तो रोड वोड सारी चीज़ें खुद बन जाती हैं, समझ में आ गया ना। सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर इल्म डाल। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मौजूद मेहमानों का, जिसमें जनाब तनवीर सईद साहब, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। इसी के साथ हमारे सुहेल साहब जो है इन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सरवर साहब इन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया, मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ सर। और इसी तरह के जैसे कि आज के प्रोग्राम का हमारी जो बातें चली कि सबसे पहले अगर हमने अपने शहर को, अपने मुल्क को सही करना है तो हमें सबसे पहले अपनी नीयत सही करनी होगी। और नीयत का दारोमदार जो होता है वो आपके अमल से जुड़ा होता है। जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो अमल भी अच्छा होगा। और
दुनिया के जो लोगों के पीछे भागने से बेहतर है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे, जिस पर जो पूरी कायनात को संभाल रहा है, जो हमें मुझे इजाज़त देगा। अल्लाह हाफ़िज़।